हाँ लाइट बंद करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बेटा? अच्छा जी, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कल हमने देखे थे, तो अब इसके अंदर जो हमारा था इफेक्ट भी देख लिया था हमने, एसेंशियल्स भी दो देख लिए थे, और हमने देखना एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि किस जगह पे पेमेंट जो है ना मस्ट वाला मामला हो जाता है। ठीक है, तो उसका एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स मीन्स application of payments to a particular debt or a debts where a debtor owes several distinct debts to one person. The various rules are as under. ठीक है, अगर आप बैंक से आपने लोन लिया और मुख्तलिफ किस्म के लोन लिए, 5, 6, 7 लोन लिए आपने बैंक से, मुख्तलिफ किस्म के लोन लिए, अब उसके अंदर फिर ये किस तरीके और आप डेट में गए हैं, फिर आप उसको किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, क्योंकि डेट में चला गया ना, जब बंदा डेट में चला गया तो फिर उसके लिए अगर आपका मसला ज़्यादा हो जाता है डेट, तो आप इसके अंदर फंस जाते हैं, जिसे हमने डेट ट्रैप पढ़ा था एक, अगर आपको याद हो PRC के अंदर एक लफ्ज़ था डेट ट्रैप। ठीक है, आप उस विड्रो ट्रैप में आ जाते हैं, तो फिर उसका क्या मैकेनिज्म में आया, उस कंपनी को फौरी तौर पर अगर बंदे को बैंकरप्सी की तरफ जाना चाहिए, या उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कराने की तरफ जाना चाहिए, या उसको फुलफिल करना चाहिए, उसका क्या मैकेनिज्म होगा। Where debt to be discharged is indicated. ठीक है, सेक्शन 59 है हमारा, क्या है? Where a debtor makes a payment with either express or implied intimation that the payment is to apply to the discharge of some particular debt. The payment, if accepted, must be applied accordingly. क्या मतलब है समझाने का इसका बेटा? कि आजम ओज बाबर, आजम ने बाबर के पैसे देने, among other debts the sum of 567, और भी बहुत सारे पैसे देने, और sum of 567. बाबर writes to आजम that demand payment of this sum, और उसे कहता है यार ये जो 567 ये पे करो। आजम sends बाबर 567. This payment is to be applied to discharge of a debt of which बाबर had demanded payment. ठीक है, इसको हम कहेंगे कि अप्लाई करेंगे डिस्चार्ज ऑफ अ डेट ऑफ विच बाबर है। अभी क्या कहाँ कंडीशन आती है, एक और जरा एग्जांपल समझें। जब आप रेगुलर तौर पे ऊपर सप्लाई लेते हैं ना, सप्लाई लेते रहते हैं, सप्लाई हर हफ्ते आ रही है, तो कुछ पैसे अब बी पार्टी जो आपको सप्लाई दे रही है उसके आपके नीचे लग जाते हैं। आप एक पेमेंट करते दो, एक आदमी की पेमेंट मिसिंग होगी, तो फिर वो क्या कहता है कि वो आपको आखिरी वार्निंग देता है कि वो जो पिछले महीने वाली फलां पेमेंट थी वो आप मुझे दे दें। ये 567 बहुत सारी पेमेंट, ये वो पेमेंट है जिसका होना क्लियर होना मस्त, अगर ये ना होती तो फिर काम खराब हो जाता, फिर आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर चले जाते हैं। ये कारोबारी लोगों के अंदर होता है, उनकी बहुत गंदी आदत है स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर, कि ये डेट के नीचे फंसे जाते हैं, और एक स्टेज इस तरह की आ जाती है कि बस फिर वो इकट्ठे होके आते हैं और कहते हैं जनाब अभी फैक्ट्री हमारी, आपने हमें इतने पैसे देने। लगता तो यही थोड़े थोड़े से पैसे, लेकिन थोड़े थोड़े से पैसे ओवर द ईयर्स वो इकट्ठे होते होते वो करोड़ों की पेमेंट के अंदर चले जाते हैं। अगली एग्जांपल दे रहा है कि आजम ओज बाबर अमंग अदर डेट्स 1000 रिलेटेड टू इनवाइस नंबर 27 व्हिच फॉल्स ड्यू ऑन द 1st June. He owes Babar no other debt of that amount. On the 1st June, Azam pays to Babar 1000. The payment is to be applied to the discharge of the invoice number 27. ठीक है, तो वो इनवाइस नंबर 27, वालेकुम अस्सलाम। अब उस वक्त तो हो सकता है कि आप इनवाइस नंबर 45 पे हो जो माल आपको आ रहा है, समझ गए ना, लेकिन उसने ये इनवाइस नंबर 27 लिख के वो पेमेंट आपसे डिमांड की है लास्ट वार्निंग के तौर के ऊपर, तो आपने उसको दिया, तो इसको हम डिस्चार्ज ऑफ द इनवाइस नंबर, यानी कि जो 27 नंबर इनवाइस है वो डिस्चार्ज हो गई, उसको आपने पे ऑफ कर दिया दूसरे लफ्जों में, तो इसको जो है डेट टू बी डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, कि डेट डिस्चार्ज करना मकसद है कि आपने अपनी पुराने डेट को क्लियर करना। हाँ, अब पहली में इतना स्पेसिफाई नहीं है, पहली में सिर्फ पेमेंट लिख दी है, लेकिन इनवाइस नंबर लिखी जाती है तो वो ज्यादा क्लियर होता है। ठीक हो गया, ड्यू शायद दूसरे भी हों, लेकिन अब 1 जून है, 1 जून आने वाला है, उसको आपने मस्ट 1000 को क्लियर करना है, और उसने वो क्लियर कर दिया, तो वो आपकी इनवाइस नंबर 27 डिस्चार्ज हो गई।
अच्छा जी, वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, ये सेक्शन नंबर 60 आ गया आपका। वेयर द डेब्टर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टेंसेस indicated to which debt the payment is to be applied. The creditor has option to apply the payment to any lawful debt due from the debtor if it is a time barred debt, but cannot apply the payment to a disputed debt. Again, क्या इसका मतलब है कि आजम owes several debts to बाबर, one of them is 1 lakh rupees is time barred, उसका टाइम यानी कि बार्ड आ गया है, आने वाला है। आजम सेंड्स 2 लाख रुपीज टू बाबर विदाउट एंटाइसिंग द डेट विच इज टू बी अप्रोप्रिएटेड। और क्या किया जनाब अपने बाबर ने आजम ने उसे 2 लाख रुपए भेज दिया बगैर मेंशन किए हुए कि इसमें लाख वो है जिसकी तारीख आ गई है, आने वाली है, इसको मेंशन नहीं किया, उसने 2 लाख भेज दिया। बाबर में अप्रोप्रिएट 1 लाख अगेंस्ट द टाइम बार्ड डेट। ठीक है, अब इसके अंदर जो बाबर है वो फिर 1 लाख को सेटल करेगा उसके जो टाइम बार्ड डेट है, जिसका टाइम आ गया, जिसका वक्त आने वाला है, और बाकी जो लाख होगा वो दूसरे डेट्स के होगा। अगेन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हो सकता है बेटा हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतनी डिटेल के अंदर ना जाए। एम्बिग्यूटी में हम कहते हैं यार महीने बाद तो ये पेमेंट हो जाएगी, हर महीने बाद पेमेंट हो जाएगी। अब जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो आप हफ्ते में 2 दफा खरीद रहे हैं, ठीक हो गया। अब 1 महीना गुजरेगा तो 1 महीना गुजरने के बाद जो महीने के पिछले महीने के जो पहले हफ्ते के अंदर जो पहली आई थी आपने उसको क्लियर करना है, ठीक हो गया। आप पहली को क्लियर करेंगे, फिर 3 दिन बाद दूसरी को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आपकी एक रूटीन बन जाएगी कि हर हफ्ते में आपने 2 पेमेंट देनी है और उधर से आपको रॉ मटेरियल कंटिन्यू रहना है। वो तकरीबन 1 महीने की जितनी 8 इनवाइसेज या 10 इनवाइसेज होगी वो आपके नीचे लगी रहती है। अच्छा, बाज़ वक्त सर्कमस्टांसेस इस तरह के आ जाते हैं, छुट्टियां आ गई कोई इस तरह की, कोई मसले मसाइल हो गए, कोई स्ट्राइक हो गई, अब स्ट्राइक की वजह से 2 मिस हो गए, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ लिखा हुआ फिर तो सेफ गार्ड आपका है। अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्लियरली ये कि अगर वो बी पार्टी ने आपको एक पेमेंट भेजी है तो आप पहले वो जो बी के मिसेस हुए हैं आपने उनको सेटल करना है, ठीक है। जब उनको वो सेटल हो जाएंगे तो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल कि हम जो है ना इसको डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, जिसका उसने बताया नहीं है। लेकिन आपको तो पता है ना कि ये इसकी 2 इनवाइसेस थी, तो आपने उसको पहले लाख वाली को क्लियर कर देना है, बाकी लाख आपने अगली के अंदर एडजस्ट कर देना है। हो सकता है वो लाख ना भी 50,000 की 2 हो, लेकिन आपने इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं वेयर डेट इज डिस्चार्ज हो गया, इज नॉट इंडिकेटेड, ये सेक्शन नंबर 60 है आपका। अच्छा, नीदर पार्टी मेक्स एन एप्रोप्रिएशन, अब दोनों पार्टीज किसी किस्म की कोई इनवाइस का या किसी चीज का जिक्र नहीं कर रही। जब क्या द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ अ टाइम वेदर और नॉट दे आर टाइम बार्ड। In other words, all payment shall be applied towards the payment of the first debt till it gets extinguished. Similarly, all subsequent payments applied towards the second debt till it gets fully paid, and so on and so forth. If the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each appropriately. अब इसमें क्या कह रहा है हमें? इसमें ये कह रहा है लिया सामान आपने, माल आपके पास आया पूरा, अब वो थोड़ी थोड़ी पेमेंट दे रहा है। आपके पास जो इनवाइस नंबर 1 आई थी वो थी 1 लाख रुपए का आपका सामान आया, अब वो दे रहा 25-25 हज़ार की। तो वो 25-25 हज़ार की जब तक 1 लाख वाली इनवाइस क्लियर नहीं हो रही उस वक्त तक आपने उसी में से डिस्चार्ज करना है, उसी को माइनस करते रहना है, ठीक है। 4 पेमेंट हो सकता है 15 दिनों में आए, 20 दिनों में आए, और उस वक्त आपकी जो कंपनी के साथ इनवाइस आपकी तरफ आ रहा है, जो सामान आ रहा है, हो सकता है वो इनवाइस नंबर 10 हो, 10 लाख आपके नीचे लगा हुआ हो, लेकिन वो जितनी भी पेमेंट कर रहा है वो आपने पहली के अगेंस्ट जो है उसको सेटल करते रहना, ठीक है। अब इसके अंदर यानी कि पार्टी बता भी नहीं रही, बस उसने 25 हज़ार दे दिया, आपने जाके उसको पहले के अंदर एडजस्ट कर दिया। तो बोथ पार्टीज डू अंडरस्टैंड कि ये जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ ये किधर जाके कौन सी मेरी इनवाइस के अगेंस्ट सेटल होगी, तो ये दोनों पार्टीज को ऑलरेडी ये किस्म का पता होता है। दूसरे लफ्जों में बेटा, अब एग्जाम्पल क्या है, आजम ओज बाबर 3 डेट्स, आजम 3 डेट बाबर को ओज करता है।
1,50,000 18 अप्रैल को देना है, 3 लाख 18 अप्रैल को देना है और 4 लाख रुपया 25 अप्रैल को देना है। ठीक है जी। अब ये 3 मुख्तलिफ किस्म के डेट्स हैं। आप उसको डेट वाइज आप इनवाइस का नाम दे दें, इनवाइस कह लें, या वैसे आप इसको क्लियर के अंदर कह लें। अच्छा जी, इट विल अप्रोप्रिएट अगेंस्ट द 2 डेट्स। अच्छा, 4 लाख और 25 अप्रैल। आजम सेंड्स 90,000 टू बाबर। अब आजम ने कितने भेजे? 90,000 रुपया ऑन 20th ऑफ मई, और भेजा भी 20 मई को। इट विल बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द 2 डेट्स ऑफ 18 अप्रैल। अब जो 18 अप्रैल के 1,50,000 और 3 लाख रुपया, ये मकसद 2 चेक उसने दिए हुए हैं या उसके अकाउंट के अंदर। अब जो पहला समझ लें, इसमें से ऐसे समझ लें आपके जो पहला 1,50,000 है, इसमें से आपने 90 को माइनस करना है। दूसरा 3 लाख वैसे आउटस्टैंडिंग रहेगा, और इसमें जो 60,000 बचेगा वो भी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। 90th जो बाबर ऑन 20th में, इट विल बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द 2 डेट्स ऑफ 18th अप्रैल अप्रोप्रिएटली एज 30,000 एंड 60,000। उसने 90 भेजा, उसने वो 30,000 और चलो 60,000 करके भेजा, तो वो दोनों उसके अगेंस्ट समझ लें किसी एक के अगेंस्ट वो दोनों सेटल्ड होंगे, और बाकी जो आपका जो है ना बच जाएगा, जो भी है, जो भी बचा, एक वो 3 लाख की अमाउंट बच जाएगी और 60,000 इधर से बचेगा। मेरा ख्याल इधर एक जीरो लगना चाहिए वैसे। हाँ सर, इसमें कहा हुआ है कि जो सेम डेट पे ना, तो उसमें परसेंटेज दे दी, यानी कि 60 ज्यादा को उधर सेटल कर दिया, उसी 90,000 की परसेंटेज कर लिए। ठीक है, 90,000 को ठीक हो गया। 150 में से तो 90 को माइनस नहीं कर सकता। नहीं ठीक हो गया वो। मेरा मतलब उसकी उसने 60,000 उधर एडजस्ट कर दिया और 30,000 उसमें एडजस्ट कर दिया, क्योंकि 18% क्योंकि 18 थी, सेम डे पे ऊपर 2 थी, तो जो भी उसने रकम भेजी, जो उसमें से उसने उसी तरीके से परसेंटेज मुताबिक करके, जो बड़ी थी परसेंटेज जो 60,000 थी वो उसने 3 लाख में से माइनस कर दी, और जो 30,000 था छोटा वो उसने डेट में से माइनस कर दिया। ये भी मेरा मकसद ठीक है, परसेंटेज वाइज उसको, तो क्योंकि 2 थे, अगर वो 1 होता तो वो 90,000 डायरेक्ट उसी के अंदर से डेट हो जाना था। अब ये कब है कंडीशन? ये कंडीशन उस वक्त है नीदर पार्टी मेक्स अप्रोप्रिएशन, जब दोनों पार्टी थे। ये सेक्शन हमारा 61 है। When interest and principal both are due, अब जब प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट दोनों ड्यू हों आपके ऊपर, फिर क्या होगा? एज ए जनरल रूल, इफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप बोथ आर ड्यू, देन मार्कअप इज सेटल्ड फर्स्ट एंड देन द प्रिंसिपल अमाउंट इज सेटल्ड। सबसे पहले आपने जो इंटरेस्ट है उसको सेटल करना है, उसके बाद आपने प्रिंसिपल को सेटल करना है। अच्छा जी, आजम ओज 1 लाख एज अ प्रिंसिपल अमाउंट एंड 20,000 एज ए इंटरेस्ट। आजम सेंड 30,000 टू बाबर। बाबर कैन अप्लाई 20,000 के इंटरेस्ट पूरा महीने का क्लियर हो गया, और जो 10,000 है वो प्रिंसिपल अमाउंट में से उसने माइनस करना है। ये क्लियर, ये क्यों भला होता है ऐसा इस तरीके से? इसकी क्या वजह है? शाबाश। क्लियर करते हैं, उनको पता प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ, ये आपका जो इंटरेस्ट है वो क्लियर होना मस्ट है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जब आप किसी से लोन लेते हैं ना, उसके अंदर छोटा सा एक सेक्शन दिया हुआ होता है कि आपने मिनिमम उसको 0.05% मस्ट देना होता है। 0.05% या 0.005% अगर आपका लोन बहुत ज्यादा बड़ा हो। अब मुझे इसका कैसे मकसद है इल्म में प्रैक्टिकली तौर के ऊपर, के मेरे पास यूके में बेटा क्रेडिट कार्ड थे। अब वो क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जाम्पल मैंने को फ्रिज ली, उसको मुझे बिल आ गया, पेमेंट मेरे क्रेडिट कार्ड से कर दी, उन्होंने कंपनी मुझे बिल भेज दिया कि जनाब ये आपका 1,000 पाउंड ड्यू है पहली तारीख को। अगर तो मैं पहली तारीख को 1,000 जिसकी वॉशिंग मशीन आई थी पूरी का पूरा जमा करा देता हूँ तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसी के अंदर लिखा होगा मैंने हर हाल के अंदर मिनिमम पेमेंट जो है ना 50 रुपए जमा करवाने ही करवाने। लेकिन अगर मैं 50 जमा करवाता हूं तो अगले महीने मुझे फिर इंटरेस्ट लग के आएगा। समझ गए ना? 50 जमा किया तो अगले महीने फिर वो एक तो प्रिंसिपल अमाउंट जो हो गई 1,000 की, उसमें से आपको 50 मैंने जमा करवा दिया, 950 और 950 का इंटरेस्ट लग के वो 1700-1800 का बिल मुझे बन के आ जाएगा, या 1,500 रुपए बन के आ जाएगा। तो उसके अंदर फिर जब वो बनेगा तो उसका फिर मुझे इंटरेस्ट हर हाल में क्लियर करना पड़ेगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका अगर मैं 0.5%, 0.005% देता हूं वो तब भी ठीक है। बास केसेस के अंदर अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज दिए तब भी ठीक है। क्यों? बैंक को इसका फायदा होता है, बैंक विल चार्ज यू मोर इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब इंटरेस्ट प्रिंसिपल आर ड्यू। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा प्रैक्टिस का। Following is the statement of sums payable to Nisar and Miraj on 4th of May। कौन सा जी? डेट इनवाइस है 1/1/2016 को 2 लाख रुपीस। रिमार्क्स क्या है? गारंटीड बाय इमरान। इमरान ने गारंटी की थी 2 लाख रुपया पहली तारीख को मिल जाएगा।
अच्छा, दूसरी है 8 जून को 1.5 लाख रुपया, उसके कोई रिमार्क्स वगैरह नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। अब ये टोटल बनता है 3.5 लाख रुपया। अब निसार सेंट अ चेक ऑफ 1 लाख रुपीज ऑन March 5th, यकम को कुछ नहीं दिया उसने, लेकिन 3 महीने के बाद 5 मार्च 2017 डेट ऑफ इनवाइस ये है, रिमार्क्स ये हैं, स्टेटमेंट पेएबल टू निसार मिराज ऑन 4 मार्च ऑन 70 को देना है। 5 मार्च को उसने 1 लाख रुपया भेजा। एज देयर वर नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम निसार, मिराज एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ 1.5 लाख रुपया। The guarantor Imran objected to such appropriation and claimed that adjustment should be made in the order of the date of the invoices. Under the provision of Contract Act 1872, discuss whether the objection of Imran is justified or not. हाँ जी सर, ये दोनों पार्टीज में से किसी ने भी नहीं किया कि इस पेमेंट को आप एडजस्ट करें, तो जो क्रेडिटर होता है वो ये होता है कि इसको जहाँ मर्जी 1.5 लाख से कर दें, 2 लाख से कर दें, चाहे वो गारंटी इमरान है तो वो तो कुछ नहीं कर सकता, उसके कहने से नहीं करेगा। यहाँ तो उसने मेंशन किया होना देने वाले ने कि ये वो जो मेरी पहली पेमेंट है जिसका गारंटर इमरान है उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहा है। जब वो मेंशन नहीं किया तो फिर उसकी इमरान ऑब्जेक्शन इज नॉट वैलिड in the absence of any intimation from debtor or circumstances indicating to which debt payment is to be applied. The creditor is free to use his discretion and apply it to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor. अच्छा जी, दूसरा आ जाता है following the statement on August 4, 2011, sum payable to Ubaid and account of a cloth supplied by Bilal. डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हुई है 1 को, 2 को, 30/8 को और 28/4 को। पहली तारीख को जो हुई 2008 को 37,000 की हुई है, टाइम बार्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट है। दूसरी 20,000 है, और अपनी 2/3 को 30/8 को 50,000 है, गारंटी दी वसीम ने। फिर 63,000 है 28/4 को, ये 170,000 हो गया। ठीक है जी। अब उबैद सेंट अ चेक ऑफ 70,000 on August 5th, 2011, there being no instructions from Ubaid, Bilal adjusts the payment against the following. ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1/1/8 को 37,000, 2/3/2009 को 20,000 और 28/4/2011 को जो था उसके अगेंस्ट आपका 13,000 रुपया, यानी कि पहली 2 फुली सेटल कर ली और फिर 13,000 उसने सेटल किया अगेंस्ट द लास्ट वन, क्योंकि वो 50,000 वाली वही गारंटी बाय वसीम थी। द गारंटर वसीम ऑब्जेक्टेड टू सच अप्रोप्रिएशन एंड क्लेम्ड दैट सिंस द अमाउंट ऑफ 37,000 वाज टाइम बार्ड, इट शुड नॉट बी एडजस्टेड एंड द फुल अमाउंट गारंटेड बाय हिम शुड बी फुली एडजस्टेड। हाँ जी, इज द ऑब्जेक्शन ऑफ वसीम वैलिड? Discuss how the above payment of 70,000 should be applied under each of the following independent circumstances according to the provision of Contract Act 1872. अच्छा जी, अब इसके अंदर following words were written on the back of the check, 20,000 plus 50,000 is equal to 70,000. हाँ, अब ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, कंडीशंस कि ये 20,000 एक और प्लस 50,000, ये इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। लिखा जो हुआ है रिटन में, नो इंस्ट्रक्शंस अबाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ अ पेमेंट वर गिवन बाय उबैद, बिलाल डिड नॉट मेक एनी अप्रोप्रिएशंस ईदर। ठीक है जी। अब क्या है जी, इसका सोल्यूशन ये आ गया आपके सामने। द पेमेंट इज करेक्टली अप्लाइड बाय बिलाल एंड द ऑब्जेक्शन ऑफ वसीम इज नॉट वैलिड। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन from debtor to circumstances indicating to which debt payment is to be applied, the creditor is free to use his discretion and apply it to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, whether his recovery is or is not barred by law in force for the time being as to the limitations of the suits. अच्छा, बी है द पेमेंट शुड बी अप्लाइड इज डिस्चार्जिंग द फॉलोइंग डेट्स 20, 50 और 70 एज उबैद इज रिटन द बैक अप ऑफ द पेमेंट एट द बैक ऑफ द चेक, इट एम्प्लाइज दैट द पेमेंट शुड बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज दोज पर्टिकुलर डेट्स। अब उसके अंदर फिर वो पहली कंडीशन के अंदर B1 के अंदर क्योंकि उसने लिख दिया है तो फिर उसे फॉलो करना पड़ेगा।
ठीक है, स्ट्रक्चर्स उसने दे दिए कि दो पार्ट है ना, अलग अलग पोर्शन बन जाता है ना इसका। जो ए है, ए के अंदर तो वो बिल्कुल सही किया उसने, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन जो तो उसने सेटल कर दिया वो ठीक हो गया क्योंकि उसकी डिस्क्रीट थी। लेकिन बी के अंदर अगर उसके अंदर चेक के पीछे लिखा हुआ है तो 1 के अंदर उसको अकॉर्डिंग टू सेट उसको करना पड़ेगा। अब बी का 2 है, द पेमेंट शुड बी अप्लाइड इन डिस्चार्जिंग द डेट्स इन ऑर्डर इन विच दे बिकम ड्यू। इट इज इररेलेवेंट वेदर द डेट्स are not barred by the law in force for the time being as to limitation of the suits। ठीक है जी। No instruction about appropriation of payment were given by वैद, अगर कोई नहीं दी हुई तो फिर बेटा उसकी अपनी डिस्क्रीट हो जाएगी। तो बी का भी उसी तरीके से आपका वो ही आंसर होगा जो कि आपका ए का 1 का है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इफेक्टिव 1 जुलाई 2019 से अरोवाना पावर लिमिटेड APL स्टार्टेड परचेजिंग फ्यूल फ्रॉम शुगर लिमिटेड SL अप टू 31 मई टू 2021 तक, यानी कि 1 जुलाई 19 से लेके और 31 मई 21 तक APL डिड नॉट मेक एनी पेमेंट टू SL ड्यू टू विच लेट पेमेंट सरचार्ज वाज इनवाइस टू APL। APL refused to acknowledge the surcharge and asked for its cancellation, but SL never responded. APL stopped purchasing fuel from SL with effect from the 15th June 2021. In July 21, क्या हुआ जी, APL made 2 bulk payments equivalent to the cost of a fuel purchase from 1st of July to the 15th of June, but did not mention the invoices against which payments were to be adjusted. In August 2021, APL came to know that SL had first adjusted the late payment surcharge and in balance amount had been just adjusted against cost of the fuel. APL demanded that SL should adjust the payment against cost of a fuel only and not against the surcharge. Under the provisions of the Contract Act 1872, discuss the validity of the APL's demand and adjustment made by the SL. हाँ जी, तेल खरीदा 2 साल, कोई बात नहीं, कोई पेमेंट नहीं है और उसने जो इनवाइस भेजी उसके उसने सरचार्ज लगा के भेज दी। इंटरेस्ट सरचार्ज इंटरेस्ट नहीं कहते हैं इसे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जब आप बिजली कंपनी जमा कराते हैं, अगर आप 21 को जमा करा दें तो ये अगर 21 के बाद जमा करवाओगे तो आपको उतना इसके ऊपर वो पड़ेगा सरचार्ज, वो 100 रुपया 200 रुपया 400 रुपये हो, यानी मुख्तलिफ किस्म का, तो वो एज सच वो इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, वो सरचार्ज होता है डिले पेमेंट की वजह से। अब ये मामला हुआ, अब उसने जितने का तेल खरीदा था उसने उतने पैसे भेज दिए, 2 साल का तेल था। अब उनके जेब में क्या था कि ये बस मेरा मामला हो गया खत्म। अब वो मामला खत्म, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो पहले यानी जो पेमेंट्स आई, 2 बल्क पेमेंट आई, एक पेमेंट उन्होंने अपने सरचार्ज के अगेंस्ट सेटल कर ली और दूसरे में ऐसे चले आसान हो समझ के पहले साल के अगेंस्ट सेटल कर कभी जो पेमेंट है, दूसरे साल का सरचार्ज और दूसरे साल की पूरी पेमेंट बची हुई। हालांकि उसके जहन में, पहली पार्टी के जहन में कि मैं तो क्लियर हो गया हूँ, अब दूसरी पार्टी की जहन में कि भी तो बहुत सारा मामला है। तो अब इसके इस सिलसिले के अंदर अब क्या होगा, ठीक है, अब अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1870 डिस्कस वैलिडिटी ऑफ APL's डिमांड एंड एडजस्टमेंट मेड बाय द SL। अब क्या उसने जो एडजस्टमेंट की वो सही की है और जो उसकी जो डिमांड है कंपनी की जिसने पेमेंट की वो सही है कि नहीं, मेरे से चार्ज पे नहीं करना। अब ये अगेन अगर डिस्कस नहीं हुई आपस में तो फिर क्या मामला है, अगर तो एडवांस में चीजें डिस्कस हुई हों एक और मामला या लिख के दिया गया हो। देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई चीज खरीद के इनवाइस के नीचे अगर लिखा हुआ कि अगर आपने ये ड्यूटी के पे ना किया, जैसे हमारे अपने जितने भी तो हम का इसका बिल पे करके सुई गैस का बिजली का पानी का के उसके बाद आपको ये पेमेंट देना पड़ेगी। अच्छा, although APL did not send instructions for appropriation that the payment should be adjusted against cost of a fuel only, ये इंस्ट्रक्शन उसने भी भेजी, उसने भी 2 बल्क पेमेंट भेजी, लेकिन उसने भी इंस्ट्रक्शन लिख के नहीं भेजा कि ये मैं कॉस्ट ऑफ पेमेंट कर रहा हूं, ऑयल की पेमेंट कर रहा हूं। APL पेमेंट ऑफ 2 बल्क अमाउंट्स इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल परचेज फ्रॉम 1st of July 19 to 15th of June 2021 तक, ठीक है, इतना ही उसने खरीदा उसने कर दिया। आर indicative of the fact that APL intends to have the payments applied against the cost of a fuel only, as intimation given by a debtor may be given impliedly. Further, APL refused to acknowledge the surcharge and asked for its cancellation, hence it cannot be considered as a lawful debt. तो
तो उसे हम लॉफुल डेट कंसीडर भी नहीं कर सकते, ठीक है। Considering the above APS demand is valid and SL was not justified in first adjusting the late payment surcharge and then adjusting the cost of it. क्यों? क्लियरिटी नहीं, बताया नहीं गया था कि सरचार्ज हम चार्ज करेंगे, किया गया। फिर जब वो झूठ कही कि साल के बाद जब उनकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हुई भी तो उन्होंने एक अगर लेटर भेजा भी तो उसके अंदर उन्होंने सरचार्ज लगा के भेज दिया, तो उन्होंने इसका बुरा माना है कि सरचार्ज किस चीज़ से फ्यूल की पेमेंट या फ्यूल की पेमेंट कर रहे थे। 15 दिनों के बाद 15 दिनों को फिर उन्होंने तेल भी कहीं और से परचेज करना शुरू कर दिया, और जो पैसे भेजे वो पार्टी 2 साल का जितना ऑयल खरीदा था इनसे वो सारी की सारी पेमेंट थी टोटल, ए से लेके 2 साल के लिए जितना ऑयल खरीदेगा वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट पेमेंट कैलकुलेट करके वो भेज दी गई है। अब अगर उन्होंने आगे जाकर उसको आगे के लिए एडजस्ट किया सरचार्ज के, क्योंकि सरचार्ज के बारे में वार्न कर चुका था मैंने पे नहीं करना, और दूसरा उसने एग्जैक्ट पिन पॉइंट अमाउंट भी भेजी। अब अगर ये केस कोर्ट में भी जाएगा तब भी बेटा ये की डिमांड जो है वो एटीएम की डिमांड वैलिड होगी, और ऐसे जो है जस्टिफाई नहीं कर सकेगा कि हमने ये पहले सरचार्ज के जो पेमेंट की पेमेंट की बाकी पेमेंट इसने हमें नहीं है। अगर ये केस कोर्ट के अंदर जाएगा तो वो स्टैंड नहीं कर सकेगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है बेटा, सुल्तान क्या कर रहा है जी, इंपोर्ट कर रहा है मलबेरी सिल्क and receive repetitive order from the regular customers. सिल्क कर रहा है import और रेगुलर उसको कस्टमर मिल रहे हैं। The invoices are generated on the dispatch date and payment become due on the last date of a subsequent month. Wajahat is a regular customer of Sultan. Following are the extracts from Wajahat statement of receivable as on 30th June 22. अच्छा जी, डेट ऑफ इनवाइस है 31 जनवरी की, ठीक है, 60,000 उसकी अमाउंट है, और वो 28 फरवरी को ड्यू डेट है उसकी, टाइम बार्ड है अंडर द लोकल लॉ, ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ। फिर जो 10 मई की इनवाइस है वो 30 जून को पे करनी है, ओवर ड्यू होगी 1 ईयर बाद, यानी कि जिस भी तारीख को आप खरीदते थे अगले महीने की आखिरी तारीख तक उसको आपने पेमेंट करनी है। फिर 10 मार्च को जो आपने खरीदा 90,000 का वो आपने 30 अप्रैल तक सेटल करना है। जो 31 मार्च को खरीदा है वो 30 अप्रैल को आपने ड्यू करना है, और जो 30 जून को खरीदा है वो आपने 31 जुलाई को करना है, और नॉट येट ड्यू अभी, यानी कि वो ड्यू नहीं है। ये टोटल बन गया आपका 5 लाख रुपया। वजाहत सेंट अ चेक ऑफ 220 ऑन 31st ऑफ जुलाई, ठीक है। अब ये दूसरी तरफ आपको यहाँ से मिलेगा जुलाई, बट डिड नॉट मेंशन द इनवॉइसेस अगेंस्ट विच द पेमेंट वाज टू बी एडजस्टेड, मेंशन नहीं किया हुआ। Sultan sent several reminders to Wajahat in this regard but did not receive a response, ठीक है। उसने लेटर लिखा बताएं कि किस किस चीज कौन सी इनवाइस की सेटलमेंट आपने भेजी, लेकिन उसने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस हाउ द प्रोसीड्स ऑफ द चेक कैन नाउ बी एडजस्टेड अगेंस्ट वजाहत स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल। अब आप बताएं कि इसको बाय लॉ 1872 के एक्ट के तहत किस तरीके से आप इसको एडजस्ट करेंगे। The absence of any intimation from Wajahat regarding application of payment to debt following are the 2 possibilities determined settlement. 2 possibilities उसकी हो सकती हैं। Number 1, Sultan may apply to payment at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from Wajahat, whether its recovery is or not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits, ठीक है। अब वो है या नहीं है, पहले को सेटल कर लिया, दूसरे को सेटल कर लिया, जितने पैसे आए वो अपनी ऊपर से लेके, चाहे वो ड्यू है या ड्यू नहीं है, ठीक है, इस चीज को जहन में ना रखे और ऊपर से लेके इसको सेटल कर ले। दूसरी कंडीशन है, इफ सुल्तान डज नॉट मेक एन एप्रोप्रिएशन देन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ अ टाइम। दूसरी कंडीशन है कि टाइम को देखते हुए आप करें, वेदर दे आर और नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स फॉर the being time as to the limitation of suits. Further, where the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each outstanding debts in equal proportion. ठीक है, वो equal proportion जो हमने पहले वो 90,000 को हमने डिवाइड किया था उसके मुताबिक कर लें। According to the invoices dated 31st January 17 को 60,000 and 10th May को 1 लाख will be settled first against the payment received, ठीक है। जो 2,20,000 आपने लिया पहले, तो ये 60,000 और 1 लाख वाला तो आपका सेटल हो गया। फर्दर द इनवाइसेस डेटेड 10th March 22, 31 March 22 आर इक्वली आउटस्टैंडिंग
have both matured on 30th April. Therefore, remaining payments shall be applied in discharge of these invoices in equal proportion, 18,621 against invoice dated 10th March and 41,379 against invoice dated 31st of March 22. ये फिर इसका दूसरा तरीका कार है. ठीक है जी. हाँ बेटा, कि कंफ्यूजन है अभी. परसेंटेज वही अप्रोप्रिएशन ऊपर से उसके अंदर से देखते हुए कितनी कितनी ड्यू है. अब देखना 10 मार्च को उसका है 90,000 का और 31 मार्च को उसका है 2 लाख रुपए का. उसका फिर रेशो करके उस रेशो से इसको सेटल किया है. जो बाकी पेमेंट बची 60,000 और 1 लाख तो पूरे का पूरा हो गया ना. अब चेक था 220 का, बाकी इसके पास बच गया समझो 60,000. अब 60,000 को 90 वाले को कितना देना है और 2000 का उसका रेशो निकाल के उसी में इसने 60,000 के रेशो को कन्वर्ट कर दिया, जिस रेशो से पेमेंट आपकी ड्यू थी 2 महीने बाद. हाँ जी, हाँ ठीक हो, समझ लगी कि नहीं? कर लो. हाँ बेटा आप ठीक है, जैसे वो पिछला किया ना, ये उसके वही इसका दोनों रेशियो अप्लाई होगा ना. अच्छा जी. कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड टू नॉट बी परफॉर्म्ड, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनको हमने परफॉर्म नहीं करना. अच्छा, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज ईदर बाय परफॉर्मेंस और व्हेन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज आर टर्मिनेटेड or comes to an end, otherwise in which case it need not to be performed. ठीक है, क्या है जी? said to be discharged either by performance or when contractual relations between the parties are terminated. पार्टीज के दरमियान जब वो रिलेशन खत्म हो जाए, यानी कि उनका जो एक तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया पर टाइम, ठीक है, और दूसरा उन पार्टीज के दरमियान जो भी उन्होंने एक दूसरे से बाइंग और सेलिंग खत्म कर दी. टर्मिनेटेड कम्स टू एन एंड, अदरवाइज इन विच केस it not need to be performed. Novation हो. अच्छा, recession and alteration, ये सेक्शन 62 के अंदर बताया भी, ये 3 कंडीशन हो सकती हैं जिसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते. If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to re-sign or alter it, the original contract need not be performed. कि दोनों पार्टीज अगर बेटा सब्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाए, क्या वो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर तो ये था कि आप महीने बाद पेमेंट करते थे, अब नए कॉन्ट्रैक्ट मुताबिक आपको फॉर एग्जांपल 15 दिनों के बाद पेमेंट करनी पड़ेगी. अगर ये नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है तो पुराना आपका खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. या आपने और किसी किस्म की इसके अंदर अल्ट्रेशन की है अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेटा, फिर भी आपको जो है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी. एग्जाम्पल देता है, अकरम ओज मनी टू बशीर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज एग्रीड बिटवीन अकरम बशीर एंड Shazim that Bashir shall now accept Shazim as his debtor instead of Akram. The old debt of Akram to Bashir is no longer exist and the new debt from Shazim to Bashir has been contracted. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है, मैंने इनसे 1 लाख रुपया लेना, ठीक है, वो जो भी हुआ वो तीसरा बंदा उसके दिन इन्वॉल्व हो गया, तो उसने कहा कि जनाब आपने इससे नहीं लेना, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, अब ये 1 लाख रुपया मैं आपको दूंगा. पहले मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने इनसे 1 लाख रुपया, ठीक हो गया. अब वो शाजिम आ गया, शाजिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट, वो कहते हैं कि इसके जो 1 लाख रुपया वो भी मैं दे दूंगा, आप मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, जो भी सामान लेना देना मेरे साथ हो जाएगा. तो इनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, क्यों? उसने एक्सेप्ट कर लिया कि इसके पैसे शाजिम इसके पैसे दिएगा. रिलेशन होगा कि आपस में वैसे नहीं, बिजनेस हो सकता है. देखिए, हो सकता है इसने आपका बिजनेस बाय कर लिया हो, कंडीशन तो कोई नहीं बताएगी. रिलेशन भी हो सकते हैं, बाप बेटा भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई भाई भी इस तरीके से वर्चुअली तो उठा सकता है. लेकिन जो क्योंकि कारोबार है, जो बिजनेस के एंगल से यही होगा कि बिजनेस बिकते रहते हैं. अब इसने जो बिजनेस ऑफ कर लिया तो उसके अंदर आपका डेट भी तो ऑफ करेगा ना, फिर तो उसके अंदर इसे मेरे साथ तो नया कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ना. अगर मैं इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं करता और मैं आप ही के नाम के ऊपर सबको भेज ही जा रहा हूँ, ये कल 1 साल बाद 2 साल बाद सारा माल खा पी कह के जनाब तो बंदा तो है ही नहीं, यहाँ चला गया उससे पैसे ले जाके, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा तो इसको आपका डेट भी ऑन करना पड़ेगा. दूसरे लफ्जों में
اگلی ایگزامپل ہے آزم اوز بابر 10,000. آزم enters into agreement with Babar and gives Babar a mortgage of his Azam's estates for 5,000 in place of a debt of 10,000. This is a new contract and extinguishes the old one. اب کیا ہوا جی, آزم نے بابر سے لینے 10,000 روپیہ, تو آزم جو ہے انٹر نیا اس نے ایگریمنٹ کیا بابر کے ساتھ, اینڈ گیوز بابر a mortgage of his Azam's estate of 5,000 in place of the debt of 10,000, کہ 10,000 کی جگہ پہ وہ 5,000 کا کوئی مورگیج, کوئی اسٹیٹ, کوئی چیز, کوئی پراپرٹی, کوئی اس طرح کی چیز اس نے دے دی اسے. ٹھیک ہے, تو اب دس از اے نیو کانٹریکٹ, اور اس نئے کانٹریکٹ بننے کی وجہ سے پرانا کانٹریکٹ آپ کا ختم ہو گیا. ایک یہ اس کے اندر کنڈیشن آ جاتی ہے. اچھا, تیسری ایگزامپل ہے کہ اجمل اوز بورس 10,000 انڈر اے کانٹریکٹ. بورس اوز چندرا 10,000. Boris orders Ajmal to credit Chandra with 10,000 in his books, but Chandra does not assent to the arrangement. Boris still owes Chandra 10,000 and no new contract has been entered into. اب کیا ہے کہ میں نے ان سے 10,000 لینا ہے, ان سے 10,000 لینا ہے, اس نے مجھ سے 10,000 لینا ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ جو پوری کا پورا سرکل ہوتا ہے. اب اس نے کہا کہ جناب آپ جو ہے میرا 10,000 اس کے لیے آپ ایڈجسٹ کر دیں. میں نے نہیں کیا, یہ اپنے آپ کو سمجھنے کے فارغ ہو گیا, لیکن میرے کھاتے کے اندر ابھی سے پیسے, اس کے جو میرے پیسے دینے وہ بھی دینے, اس سے جو میرے پیسے دینے وہ بھی دینے. تو وہ یعنی کہ وہ درمیان والا بندہ یہ بات کرنے سے نہیں, ایکچوئل جب تک آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہوگا وہ, کیونکہ پہلی کنڈیشن میں دیکھا جب اس نے فیکٹری کو بائی کیا تو اس نے کانٹریکٹ کو آن کیا, میں نے اس کا نیا کانٹریکٹ کر دیا جس کے اندر لکھ دیا کہ اس کے پیسے بھی وہ دے گا. اب لیکن یہاں پہ اس طرح کی کوئی پرفارمنس نہیں ہوئی کہ یہاں سے یہی کہا بھی آپ نے, میں نے آپ کے 10 لاکھ دینے, اس نے اس کے دینے, اس نے آپ کے دینے, تو آپ اس کے اگینسٹ اس کو ایڈجسٹ کر لو, یہ آپس کے اندر سارے کا سارا ہول سم زیرو ہو جائے. اب ادھر تو یہ تو میرے زیرو کر کے چلا گیا, اس کا ادھر بھی زیرو ہو گیا, لیکن اس کی بک کے اندر ابھی بھی 10 لاکھ میری طرح لکھے ہوئے ہیں, وہ نہیں, مقصد مائنس ہوئے. تو یہ بھی اس طرح کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے, اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. آصف promised Banish to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st of November at her warehouse, and Banish promised to pay for goods on 1st of December. کانٹریکٹ کیا ہوا جی, آصف نے ایک کانٹریکٹ کیا بینش کے ساتھ کہ سیل کرے گا اور ڈیلیور کرے گا 500 کاٹن کی بیل 1 نومبر کو ویئر ہاؤس کے اوپر, اور بینش پرومس ٹو پے فار دا گڈز آن 1st of December, کہ میں ٹھیک ہے 1 دسمبر کو پیمنٹ کر دوں گا. 1 نومبر کو ریسیو ہوگی ویئر ہاؤس پہ, اور 1 دسمبر کو اس کی پیمنٹ ہو جائے گی. لیٹر آصف اینڈ بینش میوچولی ڈیسائڈ ناٹ ٹو پرفارم دا کانٹریکٹ. آصف اینڈ بینش نیڈ ناٹ ٹو پرفارم دا کانٹریکٹ. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, اب 1 نومبر آئی نہیں تھی, اب اس سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ آرڈر کینسل ہو گیا. دونوں نے سامنے بیٹھ کے یار میں بیل نہیں دے سکوں, یہ کو بھی واٹ ایور ہیپن بٹوین. اب جب دونوں اس کے اندر شامل تھے تو بیٹا وہ آرڈر آپ کا پھر پرانا کینسل ہو جائے گا. اس کنڈیشن کے اندر بھی آپ کو پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا, اگلی ایک آ جاتی ہے کہ زاہد پرومسز ٹو سیل اینڈ ڈیلیور 500 bales of cotton on 1st November and Yasir promised to pay for goods on 1st December. ٹھیک ہے, یاسر نے کہا کہ میں آپ کو 1 دسمبر کو پے کر دوں گا. Afterward, Zahid and Yasir mutually decided that the goods shall be delivered in 5 equal installments at Zahid's warehouse. آپس میں پھر انہوں نے دونوں میں کہا کہ ساری گڈز نہ بھیجنا, آپ 5 دفعہ اتنی کوانٹٹی میں کر کے مجھے بھیج دینا, یعنی کہ 500 بیل 100 بیل آپ مجھے بھیج دینا. Now the parties need not perform the original contract. ٹھیک ہے, جو اوریجنل کانٹریکٹ ہے وہ ختم ہو گیا اس کنڈیشن کے اندر. اب یہاں سے پھر آپ کا جو نیا کانٹریکٹ ہوگا جو کہ آلٹر کیا ہے آپ نے. کلیئر بیٹا؟ تو یہ 4-5 کنڈیشن ہو سکتی ہیں جس کے اندر آپ اس کے اندر آلٹ کریں. پرومس میں ڈسپینس ود آر ری ایمٹ پرفارمنس, یہ سیکشن 63 بنتا ہے. اب پرومس ہی یعنی کہ جس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے میں ڈسپینس ود آر ریمٹ wholly or in part the performance of the promise made to him, or may extend the time for such performance, or may accept instead of it any satisfaction with the things fit. کیا مطلب ہے کہ بیٹے, عدیل promises to paint a picture for Salim. Salim afterward requested Adil not to do so. Adil if agreed no longer bound to perform the promise. ٹھیک ہے, اگر عدیل کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کے کہا کہ میں اتنے پیسے دوں گا, میری پکچر بنائے, کچھ عرصے بعد ملاقات ہوتے ہیں, یار وہ پکچر یاد رہنے دینا, عدیل نے کہا ٹھیک ہے رہنے دیتے, پھر اس شکل کے اندر بھی آپ کو پرومس پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگلی ایگزامپل ہے اعظم اوز بابر 5,000 روپیہ. اعظم پیز بابر اینڈ بابر ایکسپٹس ان سیٹسفیکشن آف دا ہول ڈیٹ آف 2,000
paid at the time and place at which the 5,000 were payable. The whole debt is discharged. ठीक है, अब इन्होंने मेरा 5,000 देना था, कुछ अर्सा गुजरा, बातें हुई, लाजमी बात है कुछ लोग गुफ्तगू तो हुई होगी ना, इसने 2,000 दिए, उस 2,000 के अगेंस्ट मैंने खुद वो 5,000 के डेट को एक्सेप्ट कर लिया। दिया 2,000 ही, उसने देना 5,000 था, पर मैंने वो 5,000 निकल गया, बस ठीक है यार, ना हो गया, क्लियर हो गया। अब जब उसके ऊपर दोनों वो 5,000 लेके उसने 2,000 दिया, वो भी राजी है, मैं भी राजी हूँ कि चल ठीक है, तो फिर इस शक्ल के अंदर भी उसको परफॉर्म करने की या मुकम्मल करने की कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होगी, ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा बेटा। अच्छा, अनम ओज बिलाल 5,000, सुहेल पेज बिलाल 1,000 and Bilal accept the amount in satisfaction of his claim on Anam. This payment is discharge of the whole claim. ठीक हो गया। अब मैंने इनसे 5,000 रुपये लेना है, ठीक है, 5,000 रुपये लेना है, तो गुफ्तगू हुई, कोई नहीं दे रहा होगा, लेट पेमेंट को बला बला बला, उन्होंने कहा कि यार जान छोड़ गरीब आदमी का की है यार, मैं तो दे देता हूँ 1,000 रुपये। मैं कहता यार 1,000 रुपये, तो मैं उसके 5,000 रुपये डिस्चार्ज कर देता हूँ। अगेन चूंकि मैंने जिसने लेना है, अगर वो 5 की जगह पे मैं 1 भी लेके डिस्चार्ज करता हूँ तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन पे है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। अच्छा, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन हो तो ये होता क्यों? अब ये होता, बहुत सारे कारोबार है बेटा, ऐसी होती हैं, चीजें ऐसी होती हैं जिनके बड़ा प्रॉफिट होता है, जिनके अंदर प्रॉफिट बड़ा होता है। मेरा भाई अब केमिकल का काम करता है, टेक्सटाइल केमिकल, उसके अंदर क्योंकि केमिकल चाइना से आता है, अब वो क्या इतने डिब्बे आ गए, अब उसके अंदर इन्होंने मनों के हिसाब से पानी डाल के उसको करना होता है। अब किसी पार्टी को 20 किलो पानी डाल के दे रहे हैं, किसी को 80 किलो डाल के दे रहे हैं, किसी को 100 किलो डाल के दे रहे हैं, किसी को 500 किलो डाल के दे रहे हैं। लाजिम बात है कीमत भी उसी तरीके से होगी डिस्पोज। अब किसी को 2 किलो की ड्रमी में आपने 500 किलो पानी डाल के दिया है, उसकी तरफ आपका बिल बन गया, वो एक्चुअल आपकी जो ड्रमी थी वो थी 2,000 रुपए की, आपका बिल बन गया 20,000 रुपए। ठीक हो गया। अब वो 6 महीने पेमेंट, 7 महीने पेमेंट दरमियान के बंदा यार आप 5,000 रुपये जान चला, मेरा 2,000 लगा होता ना ड्रमी, मैं 5,000 लेकर उसको डिस्चार्ज कर देता, चल ठीक हो गया। समझ के बाद दफा कारोबार के अंदर इतनी बचत होती है जिसके अंदर के ये माइनर चीजों को जो है ना आप इग्नोर कर देते हैं और डिस्चार्ज कर देते हैं चीजों को। अच्छा जी, अगली एग्जांपल है बेटा, अहमद ओज रिजवान अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अ सम ऑफ मनी द अमाउंट ऑफ व्हिच हैज नॉट बीन ascertained. Ahmad without ascertaining the amount gives to Rizwan, and Rizwan in satisfaction therefore accept the sum of 20,000. This is the discharge of the whole debt, whatever may be its amount. वही कहानी दोबारा आ गई। अहमद ने रिजवान से पैसे लेने, अंडर कॉन्ट्रैक्ट, सम ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ विच हैज नॉट बी, यानी कि जिसको मेंशन नहीं किया हुआ। अहमद विदाउट बोलते हुए, देखते हुए, सोचते हुए, द अमाउंट गिव्स रिजवान, एंड रिजवान इन सेटिस्फैक्शन देयरफॉर एक्सेप्ट द सम ऑफ 20,000। उसने वो 20,000 को एक्सेप्ट कर दिया, तो पूरे का पूरा वो केस, अब पैसे चाहे लाख है, पैसे चाहे 50,000 है, उसने 20,000 दिया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो केस आपका डिस्चार्ज हो गया। अशरफ ओज हबीब 20,000 एंड इज आल्सो इंडेबिटेड टू द अदर क्रेडिटर, उसने दूसरे क्रेडिटर के भी पैसे देने। अशरफ मेक्स एन अरेंजमेंट विद his creditors including Habib to pay them a composition of 50% upon their respective demands. Payment of 10,000 is the discharge of Habib's demand. ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि मैंने आप चारों को पैसे देने, ठीक है, इसका मैंने देना 10,000 रुपया, उसके भी पैसे देने, उसके भी देने, उसके पैसे देने, कहीं भी बैठे बात हुई, उसको पता है कि डेट में कारोबार नहीं चल रहा, व्हाट एवर द कंडीशंस आर, ठीक है, लाजिम बात कंडीशन बुरी होंगी तो फिर ये मामला होगा कि यार ये चला हुआ, अब वहां पर यार इधर कर तो सबको 50% देकर हाल करते हैं, ठीक है। तो आपका जो आपको मैंने 10,000 दिया, आपका 20,000 देना, तो मैंने आपको 10,000 दिया, उनको भी 50% देकर फायदा किया, तो सारी का सारा लॉन्ग स्टार्ट हो गया। ऐसी शक्ल के अंदर भी फिर आपको इसको जो है ना परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, प्रॉमिस रिफ्यूजल और निगलेक्ट। अच्छा, अब ये रिफ्यूजल और निगलेक्ट है कि मैं जिसने देने अगर वो ना करे, दूसरे लफ्जों में ये हमारा सेक्शन 67 के अंदर आएगा। इफ एनी प्रोमिसी निगलेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रोमिस, द प्रोमिसर इज एक्सिक्यूटेड बाय सच निगलेक्ट और रिफ्यूजल एज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट। क्या है जी? अदील कॉन्ट्रैक्ट विद साजिद टू रिपेयर द साजिद हाउस, कि उसने साजिद के हाउस को रिपेयर करना है। साजिद निगलेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पॉइंट आउट टू अदील द प्लेसेस इन विच हिज हाउस रिक्वायर्स रिपेयर। अब उसके अंदर साजिद ने
लाजिम बात है, घर जाके दिखाया होगा यार ये घर ये तो रिपेयर करना है, अब वो सारा देख दो कि अब साजिद से निगलेक्शन क्या हुई है कि उसने बताया ही नहीं कि कहाँ कहाँ किस तरह की रिपेयर होनी चाहिए, या इसके ऊपर कितने कितने पैसे लगेंगे। रिक्वायर्ड रिपेयर, अ डील इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट काज्ड बाय सच निगलेक्ट और रिफ्यूजल। ठीक है, अब जब आपके साथ पूरे घर का मामला हो चुका है और उसके अंदर आप एक जगह कर देते हो, 2 जगह कर देते हो, बाकी नहीं करते, तो फिर जो होगा उसके अंदर आपका निगलेक्ट होगा। फिर आप किसने निगलेक्ट किया, आपने काम पूरा नहीं किया, तो इस शक्ल के अंदर आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समझे वैलिड होगा और फिर नॉन परफॉर्मेंस के लिए आपको आगे कोर्ट के अंदर ले जाया जा सकता है क्योंकि आपने इसको निगलेक्ट किया, रिफ्यूज किया। अच्छा, इम्पॉसिबल एक्ट्स होते हैं कुछ। 56 वाइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज इटसेल्फ वाइड। ठीक है, कुछ जैसे आसमान से तारे तोड़ लाना, हाँ भाई अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसे हो जाता है, अब ये तो है ही बेटा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल एक्ट कोई भी होगा उसको हम वाइडेबली समझा जाएगा, उसको ये नहीं होगा कि आप कहें अरसलान एग्रीज विद अबीब टू डिस्कवर ट्रेजर ऑफ मैजिक। ठीक है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, 40 आपका सोना लबी है, अब सोना लबी तो बस फिर भैया अब कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है बेटा कि वो मिले ना मिले, क्या है पता नहीं, सालों लग जाए, सदियां लगे, ये इस तरह का एग्रीमेंट वाइड होगा। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलेगलिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, यानी कि आपने अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ऐसा काम करना, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसके बाद आपने कुछ एक्ट किया, becomes impossible by reason of some event which the promiser could not prevent, unlawful, becomes void when the act becomes impossible or unlawful. The following are acceptable grounds of supervening the impossibility. क्या? Destruction of a subject matter. Number 2, death or personal incapacity in context of a personal nature. Number 3, declaration of war, making it impossible to perform the contract. Number 4, a particular state of a thing cease to exist or occur when form of a basis of the contract. ठीक है, अब यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी की वजह से कहाँ हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना समझ लें कि इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करना। पहला इसी एग्जांपल ये, म्यूजिक हॉल वाज रेंटेड आउट फॉर अ सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट, द हॉल कॉट फायर बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट कॉन्सर्ट, पहले कॉन्सर्ट से पहले आग लग गई उसे। इट वॉज हेल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ अ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल। अब ये तो अल्लाह की तरफ से आग लग गई बेटा, इसके अंदर तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसके अंदर आपको वाइड करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है, आतिफ एग्रीड टू सिंग ऑन अ स्पेसिफाइड डे, आतिफ ने कहा कि मैं जनाब स्पेसिफाइड डे में जुमे को आऊंगा। आतिफ फेल सीरियसली, वो बीमार हो गया बेचारा, एंड कुड नॉट परफॉर्म ऑन दैट डे, द कॉन्ट्रैक्ट वाज डिस्चार्ज। अब बीमार हो गया लाजिम तो उसके पास ये प्रूफ तो होगा ना, बीमार हुआ, हॉस्पिटल में था, या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, अगर वो सबूत दे देगा तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपका एक किस्म का वाइड समझा जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अगली कंडीशन है कि जाहिद कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर यासिर एट अ फॉरेन पोर्ट। यासिर के लिए जाहिद का कॉन्ट्रैक्ट हुआ यासिर के साथ, या कॉन्ट्रैक्ट टेक इन कार्गो फॉर यासिर एट अ फॉरेन पोर्ट के ऊपर जाहिद गवर्नमेंट afterward declares war against the country in which the port is situated. ठीक है, फिर किसी गवर्नमेंट ने जनाब जहां पे वो पोर्ट था उसके खिलाफ जंग हो गई, the contract becomes void when the war is declared. अब देखें जैसे गजा के ऊपर बहरी जहाज तो आते होंगे, सामान भी लेके आते होंगे, आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ महीना 2 महीने पहले अचानक जंग हो गई, तो अब जंग के अंदर जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे के सारे वाइड तसल्लुक डिक्लेयर कर दिए जाएंगे बेटा। अच्छा जी, अगला है एलेक्स और बोरिस कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर। एलेक्स और बोरिस ने कॉन्ट्रैक्ट किया शादी करने का, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज एलेक्स गोज मैड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड। वो पागल हो गया एलेक्स, शादी थी मंडे वाले दिन, वो जुमे वाले दिन पागल हो गया, हिल गया। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वाइड तस्वुर किया जाएगा। फॉलोइंग आर नॉट एन एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब ये जो है ये एक्सक्यूज नहीं माने जाएंगे आपके बेटा, कौन कौन से नहीं माने जाएंगे? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम डिफिकल्ट, मोर कॉस्टली या लेस बेनिफिशियल हो जाए, कि कॉस्टली बढ़ जाए, बेनिफिट कम हो जाए, आपका कीमत यानी कम ज्यादा हो जाए, वो आपका नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कमर्शियली अनअवेलेबल हो जाए, फिर भी नहीं माना जाएगा। देयर इज डिफॉल्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी हो जाए, फिर भी नहीं माना जाएगा। स्ट्राइक्स लॉकआउट्स की वजह से काम हो, फिर भी नहीं माना जाएगा। पार्शली इम्पॉसिबल टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या मतलब है?
आसिम एग्री टू सप्लाई गोल्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, कि मैं आपको गोल्ड दूंगा 1 महीने के अंदर अंदर. He failed to supply in time because of government restrictions on the transport of gold from collieries. Here Asim will not be discharged because the gold was available in the open market from where Asim could have obtained it. क्योंकि ठीक है एक जगह से नहीं आया, ठीक है एक शहर से नहीं आया, एक मार्केट से नहीं आया, लेकिन दूसरी मार्केट के अंदर गोल्ड तो मिल रहा है ना, आप वहां से लेके बाय करो, अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो बेटा. अगली ये अजय, अ फर्नीचर रिटेलर एग्री टू सप्लाई सर्टेन फर्नीचर टू संजय एट एन एग्रीड रेट. ठीक है फर्नीचर है ये, मैं इस रेट को आपको इतने रेट में फराहम करूंगा. आफ्टरवर्ड देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ द टिम्बर एंड रेट्स ऑफ द वेजेस. सिंस इट वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल टू सप्लाई एट द एग्रीड रेट, Ajay did not supply. Ajay will not discharge on the ground of superventing impossibility. अब ये ग्राउंड नहीं होगा कि ये इम्पॉसिबल हो गया था जिस वजह से मैंने सप्लाई नहीं किया बेटा, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको फुलफिल करना पड़ेगा. अगला है कि एलेक्स एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट विद बोरिस फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय कैथराइन, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दोज गुड. कैथराइन डिड नॉट मैन्युफैक्चर दोज गुड्स. एलेक्स विल नॉट बी डिस्चार्ज एंड विल बी लायबल फॉर द बोरिस फॉर डैमेजेस. ठीक है जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल ऑफ गुड्स के ऊपर तो वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है कि जनाब ये आप नहीं कह सकती कि वो मैन्युफैक्चरिंग से वो गुड नहीं मिली, रॉ मटेरियल नहीं मिला या कुछ इस तरह का जो है आप उसमें से कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपका. आस्टन एग्री टू सप्लाई बशीर सर्टेन गुड्स टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिका. द गुड्स कुड नॉट बी इम्पोर्टेड ड्यू टू राइट्स इन द कंट्री. राइट मतलब हंगामे हो गए उस मुल्क के अंदर. इट वॉज हेल्ड दैट दिस वॉज नो एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर उस मुल्क के अंदर राइट हो गई है तो ये इस वजह से सप्लाई ना करना बेटा, ये उसका एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा. अच्छा जी, एच बी एग्रीड टू लेट आउट बोट टू हैरी फॉर व्यूइंग अ नेवल रिव्यू ऑफ द ओकेजन ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ किंग एडवर्ड द सेवंथ. ठीक है यानी कि किंग एडवर्ड द सेवंथ कोऑर्डिनेशन जब उसको वो ताज पहनाया जा रहा था, उसको उसने कहा कि मैं अपनी जो बोट है वो आपको दे दूंगा हैरी को. टू सेल अराउंड द फ्लीट, के उस फ्लीट उस शिप के ऊपर जहां वो हैरी की होनी है ताजपोशी, उसके इर्द गिर्द आप घूम फिर लेना. अच्छा, ओइंग द किंग इलनेस, अब किंग बीमार हो गया. द नेवल रिव्यू वाज अबेंडन बट द फ्लीट वाज असेंबल्ड. ठीक है वो जो भी प्लान था वो होगा. द बोट देयरफॉर कुड बी यूज्ड टू सेल अराउंड द फ्लीट. हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट डिस्चार्ज. अब जो फ्लीट था वो फ्लीट तो है, शिप तो है, लेकिन उसके ऊपर सेरेमनी नहीं हुई. अब वो सेरेमनी नहीं, अगर आपने कोई बोर्ड किराए पे ली कि मैं उसके उर्द गिर्द लेके तस्वीरें उतार लूंगी तो वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब आप उसको वाइड नहीं कर सकेंगी. वो आपको किराया देना ही पड़ेगा, वो किराए के ऊपर आपको लेनी ही पड़ेगी, उसके अलावा जो नहीं काम नहीं होगा. ठीक है बेटा, फिर अगला इंशाल्लाह यहाँ से हम कर लेंगे मंडे वाले दिन. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन ज़हन में हो बेटा? थैंक यू वेरी मच.